रिलेटेड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के पठार की, कि अधिगम के पठार क्या होते हैं, सीखने में पठार कब बनते हैं। वो वाले पर्वत पठारों की बात नहीं हो रही है, सीखने की जब गति धीमी या तेज होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीखना है वो रुक जाता है, तो उसको अधिगम का पठार कह देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है अधिगम के पठार, मतलब सीखने में जो रुकावट आती है उसकी बात हो रही है। हमने अधिगम को जाना था, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो परिस्थितियों के अनुसार उसमें जब हम अनुकूलित हो जाते हैं तो अधिगम होता है। अधिगम के भी कई प्रकार बताए थे, है ना। तो अब हम जाने अधिगम के पठार। वक्र क्या था, जब हम एक ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, जो बच्चा है उसके सीखने की गति को प्रदर्शित करते हैं कि वो कितनी गति से सीख रहा है, कितनी तेज गति से सीख रहा है, उसको हम प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पेपर में, तो उसको हम अधिगम वक्र कह देते थे। लेकिन पठार की अगर हम बात करें तो पठार क्या है, पठार भाई जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम एक गति से तो सीखते नहीं है, कभी हमें थोड़ा समझ में आता है, कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात या फिर कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और हमारे अंदर ही नहीं जा रहा होता है। ठीक है, मतलब अधिगम का अभाव होता है पठार में। हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मतलब सीखने में उन्नति नहीं हो रही होती है, तो उसको हम पठार कह देते हैं, मतलब सीखना जो है शून्य होता है। जिस स्थिति में क्या होता है, ना जो सीखने की स्थिति है ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, शून्य हो, कुछ भी अंदर ना जा रहा हो, उसको हम अधिगम का पठार कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम जैसे खाने की बात करें, हमें जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। ठीक है, जब तक वो वाला खाना पच नहीं जाता तब तक हम दूसरा खाना नहीं खाते हैं। ऐसे हमारा जो मस्तिष्क है वो भी ऐसे ही काम करता है। जैसे जो हमारा पहला हमने कुछ सीखा है तो वो ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, अगर इसमें कोई भी मतलब क्लैरिफिकेशन में इसकी कमी है तो हमारा जो अगला वाला ज्ञान होगा ना वो भी आधा जो है वो मतलब कंफ्यूजन रहेगी उस वाले ज्ञान में भी। ऐसे ही तीसरा वाला, तो ये जब सब इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, सारे ज्ञान जो है लोग एकत्रित करते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को पूरा नहीं समझते हैं, अच्छे से इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसके जितने भी तत्व हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं, पूरा अच्छे से इसको क्लैरिफाई नहीं करते हैं, तो हमें आगे तो ज्ञान प्राप्त करने में उसमें भी दिक्कत होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है पठार करना, जब हमें चीजें समझ में आएंगी नहीं, यहाँ आते आते तो हमारी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। तो चीजों के बारे में हमें बिल्कुल निश्चित मतलब तौर पर सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि पूर्ण रूप से इसमें आखिर कहा क्या है। तो जितनी भी जानकारी है हमें अच्छे से इकट्ठे करते हुए चलनी है। ठीक है, तब हमारे में पठार नहीं बनेंगे। लेकिन कहा गया है कि जो पठार है वो अधिगम का ही भाग है। भाई सीखने में पठारों का बनना निश्चित है, ना कोई एक गति से सीखता है, तेज गति से धीमी गति से भी सीखेगा। भाई एक स्थिति आ ही जाती है ऐसे जब हमें लगता है कि अंदर नहीं जाता है, तो हमें थोड़ी सी ब्रेक की जरूरत होती है ना, तो हम उठते हैं 10-15 मिनट घूमते हैं, फिर अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें दोबारा से आना शुरू होता है। ये कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे कुछ दिनों के लिए हो जाएंगे, कुछ सप्ताहों के लिए, कुछ महीनों के लिए होते हैं, फिर ये ठीक हो जाते हैं अगर हम अपनी स्थिति में सुधार करें। तो हमें पहले वाले ज्ञान का पूर्ण रूप से प्राप्त होना जरूरी है। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाएगी तो आगे पठारों का बनना निश्चित है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो पठार है उनकी परिभाषाएं क्या है, उनके अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए तो हम लोग पठारों को कुछ परिभाषाओं के जरिए भी समझ लेते हैं। सोरेनसन है तो ये कहते हैं कि सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों, कुछ महीनों तक ही रहते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो सीखना है, सीखने में हम कभी कभी ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो मतलब उसमें सीखने में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही, मतलब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कुछ जा ही नहीं रहा है। तो जो सीखना है, सीखने में कुछ दिनों के लिए बाधा लग जाती है, मतलब हम सीख नहीं पाते हैं। तो ये जो है क्रिया जो है वो कुछ दिनों के लिए चलेगी, कुछ समय के लिए भी हो सकती है, कुछ सप्ताहों के लिए हो सकती है, कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है। उसके बाद ये ठीक हो जाता है अगर सही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक जो टीचर है वो जो छात्र बैठे हुए हैं उचित प्रकार से उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है, टीचर अपनी बुक लेके ही पढ़े जा रहा है, शिक्षकों की तरफ छात्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो क्या होगा, दिक्कत होगी, पठार बन जाएगा। जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, तो क्या होगा, पठार का बनना निश्चित है। ऐसे ही अगर टीचर क्या है एक्टिविटी नहीं करवाएगा, भाई जो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं जिसे जॉन डुई कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो जो बच्चा एक्टिव रहेगा जिस भी प्रक्रिया में तो उसमें अच्छा सीखेगा। लेकिन अगर टीचर खुद को ही
जुड़ा हुआ है, मतलब पठार भी एक अधिगम का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति लगातार नहीं सीख सकता, उसे कुछ समय मतलब रेस्ट की जरूरत होती है। तो अगले जो है वो हमारे रॉस आते हैं। रॉस कहते हैं सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। अभी मैं बता रही थी भाई सीखने अधिगम में क्या है, एक मतलब भाग है पठार अधिगम का। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जब हमारा सीखना रुक जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पठार कह देते हैं। ये पर्वत और पठार वाला सिस्टम नहीं है, ये अलग है, ठीक है। पठार वह अवस्था है जिसमें अधिगम का आभास नहीं होता है और अधिगम वक्र में यह समतल दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अधिगम वक्र की। अधिगम वक्र में क्या था, जो सीखने की गति थी, जब हम उसको ग्राफ में प्रदर्शित करते थे तो हमें गति देखने को मिलती है। मतलब जो बालक है वो जिस गति से सीख रहा होता था, तो वो गति हमें यहाँ पे या तो ज्यादा से कम या कम से ज्यादा या मुश्किल, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, तो वो हमें गति ग्राफ पे देखने को मिलती थी। लेकिन जब पठार होगा, जब बालक बिल्कुल ही उन्नति नहीं कर रहा होगा, तो जो सीखने की गति जब हम ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करेंगे तो वो समतल दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सचमुच उस समय क्या होगा, बालक किसी भी प्रकार की गति की अवस्था में नहीं होगा। मतलब जो सीखने की गति है वो किसी भी प्रकार की होगी नहीं, समतल होगी, ठीक है। उसके बाद रज कहते हैं, हो गया। अब हम अगला देखते हैं कि ये जो पठार है वो किन कारणों से बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि अधिगम के पठार के कारण क्या है। पहला है शारीरिक सीमा। शारीरिक सीमा से मतलब ये है कि टीचर जब क्लास में पढ़ाने आता है बच्चों को, तो क्या है, बच्चे जब सीख रहे होते हैं तो सीखते सीखते क्या होते हैं, वो थक जाते हैं, उन्हें कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि शारीरिक सीमा है। भाई हम कॉलेज जाते थे, हमें क्या होता था, स्टार्टिंग के मतलब 4 पीरियड पढ़ा दिया जाता था और बीच में 15 या 10 मिनट या आधे घंटे का इंटरवल मिलता था, फिर देन हमें दोबारा से पढ़ाया जाना शुरू किया जाता था। तो बच्चे क्या है, वो एक जगह वैसे भी बैठ के पढ़ नहीं सकते है ना, मतलब स्थिर होकर नहीं पढ़ सकते, उन्हें कुछ एक्टिविटी करनी होती है। तो क्या है, दैहिक सीमा कह लें या फिर हम शारीरिक सीमा कह लें, तो क्या होगा, इसमें बच्चे थक जाएंगे और जब थक जाएंगे तो उदासीन हो जाएंगे सीखने के प्रति, उन्हें क्या होगी, अधिगम उनका प्रभावित हो जाएगा सीखने से। टीचर लगातार पढ़ाया जा रहा है, उसे मतलब ही नहीं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है आपस में बातचीत करने का या फिर उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का कोई टाइम ही नहीं दे रहा है, तो क्या है, पठार का बनना निश्चित है। मतलब पठार तब बनेगा जब बालक थक जाएगा, सीखते सीखते एक स्थिति ऐसी बन जाएगी जब वो सीखना नहीं चाहेगा, वो थक जाएगा, है ना, तो वो कुछ और करना चाहेगा, कुछ अदर एक्टिविटी करना चाहेगा, है ना, तो क्या है, तब पठार बनेगा। अब हम अगला देखें तो अगला क्या है, गलत पद्धति। गलत पद्धति का मतलब ये है कि ज्यादातर जो हमारे मेथड है, जो टीचिंग मेथड दिए गए हैं, उसमें जो सेंटर में है वो टीचर सेंटर में है, मतलब शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। कुछ विधियां ऐसी हैं जो बाल केंद्रित भी है, मतलब जिसमें विद्यार्थी केंद्रित होता है, जैसे अन्वेषण विधि है ना, परिचर्चा विधि है, लेकिन ज्यादातर ऐसी होती है जैसे कहानी विधि हो गई है, प्रदर्शन विधि हो गई, उसमें जो है वो शिक्षक केंद्र में होता है। तो लेकिन उन्हें इस तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिससे कि बालक में आरुचि ना उत्पन्न हो पाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो टीचर है वो केवल बुक से ही पढ़ाए जा रहे हैं, खुद रीडिंग किए जा रहे हैं, बच्चे किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, शिक्षक का कार्य क्या है कि वो बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना चाहिए उसे, और देखते रहना चाहिए कि उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया भी है कि नहीं आया है ना। तो ये देखते रहना है जिससे कि बच्चों में आरुचि उत्पन्न नहीं होगी, और अलग अलग उदाहरणों के जरिए उन्हें समझाया जाना चाहिए जो उनकी निजी जिंदगी से संबंधित हो, मतलब जो वो कनेक्ट कर पाए चीजों से, खाली किताबी ज्ञान ही उन्हें ना आए, तो क्या है, आरुचि उत्पन्न नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है शिक्षार्थी के समक्ष शिक्षक द्वारा, तो क्या है, पठार बन जाते हैं। कि अगर कहानी सुना रहे हैं तो इस तरीके से कहानी को रखा जा रहा है एक टीचर द्वारा कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आपस में ही बातचीत करे जा रहे हैं, और शिक्षार्थी जो है वो ऐसे ही मस्त तरीके से बातचीत कर रहा है, लेकिन जो शिक्षक है वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, बैठा हुआ है, जो भी मतलब बुक से खुद को रीड कर दे रहा है या गलत शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है, ऐसी सहायक सामग्री लेके आया है जो स्वयं ही बताया जा रहा है, बच्चों की कोई राय ही नहीं लेनी है, ठीक है।
का मतलब कोई भी अधिगम होना संभव ही नहीं है। जब तक उस चीज को करने के लिए बालक प्रेरित नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा। तो एक टीचर का काम क्या है? बच्चों को प्रेरित करना। अगर बच्चे उदासीन हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो उस चीज को सीखना नहीं चाहेंगे। तो एक टीचर है, वो किसी विषय को पढ़ा रहा है, तो जो छात्र है उनको पता होना चाहिए कि अगर हम भूगोल विषय पढ़ रहे हैं या अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम उस विषय को पढ़ने का कारण आखिर है क्या। मतलब अगर हम इस धरातल पर खड़े हुए हैं तो वही भूगोल है, उसी में जितनी भी चीजें हम जान रहे हैं, ज्वालामुखी जान रहे हैं, भूकंप कैसे आता है, तो ये सारी चीजें अगर हम जान रहे हैं कि पहले के लोग क्या थे, मतलब पहले हम लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे, वैदिक काल में क्या होता था, मध्य काल में क्या होता था, तो ये सारी चीजें अगर बालक जान लेगा, अपनी निजी लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा, है ना। जैसे हम कुछ भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, तो मैथ्स की जो कैलकुलेशन है, तो उसको भी हम क्या, मैथ्स के जो जितनी भी पॉइंट है उसको हम उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखा सकते हैं। तो क्या है, उसे पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है। तो वो उस चीज के लिए क्या बाधित हो जाएगा, है ना, एक स्टिमुलस का काम करेगा, जो विषय है ना, तो वो अच्छे से सीखना चाहेगा, अभिप्रेरित हो जाएगा। और अगर शिक्षक द्वारा बिना अभिप्रेरित किए हुए किसी विषय को ऐसे ही शुरू कर दिया या किसी भी विषय वस्तु को ऐसे ही पढ़ाने लगा, शिक्षार्थियों की तरफ ध्यान ही नहीं है, एक शिक्षक का या जो टीचर है उसका कोई ध्यान ही नहीं है, तो क्या है, जाहिर सी बात है जो छात्र हैं वो उदासीन हो जाएंगे। उन्हें भी मतलब नहीं होगा कि हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो डेली या बक के चले जाते हैं ना। तो ऐसे ही कहते हैं, भाई मैं छोटी थी, सच में मैं ऐसे ही बोलती थी कि ये टीचर है, पता नहीं कैसे समझा के चलेगा। तो अगर एक जो शिक्षक है उसका क्या काम है, पहले उस विषय से जो छात्र है उनको परिचित करवाना कि आखिर हमें ये विषय पढ़ाया क्यों जा रहा है। उनकी जो कुछ हम लोग जैसे पहले लेसन क्लास में आते थे, तो उनसे कुछ क्वेश्चन को पुट अप करते थे, उन्हें करेक्ट करते थे, उनकी जो लाइफ है ना, उनकी जो मतलब रियल लाइफ है उससे करेक्ट करते थे। तो हम आज जब उनसे प्रश्नों को पूछते थे तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते थे ना, मतलब उन्हें पता होता था कि हमारे आसपास की जो जीवन है उसी से संबंधित क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और जैसे उन्हें लगता है किताबी भाषा है तो वो उदासीन हो जाते हैं। तो क्या है, बच्चों को अभिप्रेरित करना जरूरी है जिससे कि उनमें उदासीनता ना आए। अगर शिक्षार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं कि वो अभिप्रेरित नहीं हो पाते हैं शिक्षक द्वारा, तो क्या है, उनमें पठारों का बनना निश्चित है। अगर हम गलत क्रम की बात करें तो गलत क्रम से मतलब ये है गलत विधियों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, साथ में हम पहले ही उनके सामने कुछ ऐसी कठिन चीजें रख दे रहे हैं। हम लोग सरल से कठिन की तरफ चले तब तो ठीक है, लेकिन क्रम कैसा होना चाहिए, भाई हम कई सारी विधियां हैं लेकिन हमें कैसे सिखाना है, सरलता से कठिनता की ओर लेके जाना है, जिससे कि बालक क्या करे, ठीक ढंग से सीख सके। हम कठिन विषय वस्तु को पहले ही उनके सामने पटक देंगे तो वो सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चीजें जो है वो क्रम से चलनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमें आ रहा है, और साथ साथ में हमें मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए कि उन्होंने कितना सीख लिया। और पहले वाली जो विषय वस्तु उन्होंने पढ़ाई है उस विषय वस्तु को हमें मतलब उसका अभ्यास करवाते रहना चाहिए। और जब ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं, यानी गलत क्रम हो जाता है, हम कठिन विषय वस्तु को पहले पढ़ा देते हैं या छात्रों को समझाते ही नहीं है, जो शिक्षक हैं वो छात्रों के ओर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें अभ्यास नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो क्या है, उन्हें अभिप्रेरित नहीं करते हैं, तो क्या होता है, गलत क्रम में चली जाती है चीजें, और तब भी क्या होता है, अधिगम के पठारों का बनना निश्चित होता है। पठार से क्या, अभी हम समझ ही चुके हैं, पठार की सीखना जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, फिर अभ्यास का अभाव, अभ्यास के अभाव से मतलब ये है, हम लोगों ने थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत पढ़ा है जिसमें उन्होंने 3 लॉ दिए हैं, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का। अभ्यास से मतलब रटने से नहीं है, क्योंकि जो बालक है वो ज्यादातर रटने पे बल देते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि पढ़ाई मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, मतलब हिस्सा का मतलब ये है कि वो एक रटने वाला कॉन्सेप्ट है, उसको अलग से रट लेंगे, ये नहीं समझते कि हमारी निजी जिंदगी में भी इसके कई सारे काम हैं, बल्कि इसी से हमारी जिंदगी चल रही है। ठीक है, तो क्या है, अभ्यास प्रबल, जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। हम किसी चीज का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, तो अगर बच्चों को अभ्यास नहीं करवाया जाएगा, उसका अभाव रह जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो चीजों को भूलने लगेंगे, और जब भूलने लगेंगे तो पहले वाला ज्ञान उनका कमजोर होता जाएगा, और जब आगे वो स्थिति में सीखेंगे तो वो भी उन्हें चीजें समझ में नहीं आएगी, जिससे कि क्या
है अध्ययन का पठार बनना निश्चित है। ठीक है, फिर क्या है सामग्री का एकांकीपन। सामग्री के एकांकीपन से मतलब ये है कि शिक्षक द्वारा जब शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया गया तो क्या हुआ भाई जो छात्र हैं उनके व्यू ही नहीं लिए गए, है ना। शिक्षक ने क्या किया, शिक्षण सहायक सामग्री को दिखाया और स्वयं से ही प्रदर्शन विधि द्वारा समझाया जा रहा है। उन पूछना तक नहीं है कि जो छात्र बैठे हुए हैं उनको से पूछना तक नहीं है कि समझ में आया नहीं आया, बस खुद का समझा दिया, चले गए। व्याख्यान विधि से क्या कर रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो सामग्री का मतलब एकांकीपन है। जो शिक्षक है वो खुद को ही सर्वा मान रहा है ना कि भाई हम टीचर हैं, तो हम कहेंगे शांति से बैठो, ये मत करो वो मत करो। तो क्या है उसमें भी पठार का बनना निश्चित है। जब जो छात्र हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित जाहिर सी बात है कि अध्ययन के पठारों का बनना निश्चित है। तो क्या है अगला देखते हैं, तो अगला है त्रुटियों का स्थानांतरण। त्रुटियों के स्थानांतरण से मतलब ये है कि अभी जब हम जान रहे थे कि अगर एक समय में हम लोगों ने किसी विषय वस्तु को जाना है और उसका ज्ञान अगर हमने ठीक ढंग से नहीं प्राप्त कर पाया है या कुछ गलत चीजों को समझ लिया है अपने हिसाब से, कुछ सीमा में कुछ गलत चीजें सेट हो गई उस विषय वस्तु के बारे में, तो जब हम अगली चीज को सीखने जाएंगे तो पहले वाली जो गलतियां हमने सीख ली हैं वो गलतियां भी आगे नए वाले ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेंगी। ठीक है, तो पहले वाली जो हम विषय वस्तु सीख के आए हैं उसके लिए हमें पूरा ज्ञान का होना जरूरी है। जब ऐसा नहीं होता है कि लगातार सीखने में त्रुटियां आती जाती हैं, फिर जब हम नए विषय को मतलब प्राप्त करते हैं या फिर नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो त्रुटियां लगातार चलती जाती हैं और हमें आगे चीजों को समझने में कठिनाई होती है, तो हम उन चीजों को रटने लग जाते हैं। तो क्या होता है त्रुटियों का स्थानांतरण होता है जिससे कि पठार बन जाता है। तो अब इन पठारों को दूर कैसे किया जा सकता है, तो उसके निराकरण का भी कई सारे उपाय बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पठार ना बने उसके निराकरण क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अध्ययन के जो पठार है उनके क्या है निराकरण क्या है। ठीक है, अध्ययन के पठारों के निराकरण क्या है। ठीक है, निराकरण का मतलब ये है कि हम क्या उपाय कर सकते हैं, किन तरीकों को मतलब एक टीचर द्वारा किन तरीकों को अपनाकर जो पठार है वो ना बने, पठार की स्थिति ना बने और जो छात्र है वो सक्रिय बने हैं। ठीक है, हालांकि जो पठार है वो अधिगम का ही एक हिस्सा है जो एक छात्र के लिए और अध्यापक दोनों के लिए क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सभी को थकान का अनुभव महसूस होता है। ठीक है, तो कुछ जो टीचर है उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उन पठारों की स्थितियों को कम किया जा सकता है कि वो कुछ सप्ताहों कुछ महीनों कुछ सालों के लिए ही ना रहे बल्कि कुछ समय के लिए ही रहे। ठीक है, क्योंकि होना तो संभव है। अब क्या है शिक्षण विधि में परिवर्तन। शिक्षण विधि में परिवर्तन का मतलब ये है कि जो शिक्षक है वो क्या करें, इस तरीके की विधियों का प्रयोग करें। आप देखिए कहानी विधि क्या है, कहानी विधि सबसे अच्छी विधि है कि जो शिक्षक है उनको कहानी विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छात्र जो है वो कहानियों को सुनने में बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हैं। अब देखिए जो व्याख्यान विधि है वो अच्छी तो मानी जाती है, ठीक है, लेकिन वो विधि कहीं ना कहीं छात्रों में असक्रियता उत्पन्न करती है। अब लगातार अगर व्याख्यान विधि को ज्यादा देर तक प्रयोग किया जाता रहेगा तो क्या है छात्र निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है, या आक्रिय हो जाएंगे और वो थक जाएंगे, थकान का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो एक जगह टिक के सुनना पसंद नहीं करते ना चीजों को, उन्हें प्रैक्टिकली वर्क करना होता है। तो क्या कर सकते हैं, खोज विधि का प्रयोग कर सकते हैं, परिचर्चा करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं, परियोजना विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चार्ट वगैरह ग्लोब दिखा सकते हैं कि कौन कौन से देश में कौन कौन सी कैरेंसियां चल रही है। तो क्या है वो जान पाएंगे, उत्सुकता उनमें उत्पन्न हो पाएगी। अन्वेषण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो नई नई तरीकों की जो है विधियों का प्रयोग करें जिससे कि पठार की स्थिति ना बने। पठार की स्थिति तब नहीं बनती है जब बच्चे एक्टिव होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तब पठार की स्थिति नहीं बनेगी। तो जो शिक्षक है उसको क्या करना है, पाठ को रोचक बनाना है और पाठ में नवीनता को बनाए रखना है, लगातार बच्चों को सिखाने पर जोर देना है और इस प्रकार से सिखाना है कि बच्चों को पता भी ना चले कि वो सीख गए हैं और उन्हें मजा भी आना चाहिए। ठीक है, उन्हें घर जैसा माहौल लगना चाहिए, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, फिर क्या है प्रेरणा तथा उद्दीपक। अब क्या है, अगर हमने अभी बात की थी
क्या करना है, सबसे पहले जो छात्र है उनको अभिप्रेरित करना है, ठीक है। अपनी जो शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण पद्धतियां हैं, तो उनके माध्यम से क्या करना है, छात्र को अभिप्रेरित करना है और उन्हें विषय वस्तु से मतलब उनका संबंध स्थापित कर देना है कि वो उस विषय वस्तु को जानने के लिए क्या उत्सुक हो जाए, जिज्ञासु हो जाए कि वो उस मतलब इसके आगे क्या जानने के लिए मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करनी है, जो शिक्षक है उसको इस तरीके से चीजें प्रेजेंट करनी है कि अगर यातायात के साधन है, ठीक है, तो यातायात के साधन में कौन कौन से साधन आते हैं, तो इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करें। या फिर कि जो है वो शिक्षार्थी सीखने के लिए अगर ये पृथ्वी है तो इसके बाहर जो है हम कौन सी सतह पर रह रहे हैं, कौन सी धरातल पर रह रहे हैं, बाहर है कि अंदर है, तो एक ग्लोब के जरिए उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या है, हमें एक उनके अंदर इस तरीके की भावना पैदा करनी है कि अब क्या आगे सर जी हमें क्या बताने वाले हैं। अगर वो माने ही ना, सर जी आगे क्या, आगे बताइए सर जी और पढ़ाइए, इस तरीके की भावना उनके मन में सर जी आप कल भी आइएगा, है ना, इस तरीके की भावना उनके मन में उत्पन्न होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे ये तो बहुत बुरा पढ़ा रहा है, कब जाएंगे ये, क्यों, ये भावना बच्चे में इतना आती है जिनसे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे पढ़ाया क्या जा रहा है ना। तो ये क्या है, प्रेरणा तथा उद्दीपक का उत्पन्न करना, बच्चे को में प्रेरणा की भावना को जागृत करना और उसे उस विषय के लिए क्या है गति लाना, उसमें उसे बाधित कर देना, ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड बना देना उद्दीपक और जिससे कि अनुक्रिया कर सके बालक, ठीक है। तो पठार की स्थिति कम हो जाती है। पाठ्य सामग्री का संगठन की बात करें तो अभी हमने देखा कि अगर जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों के समक्ष किस तरीके की, हम लोग जब जाते थे टीचिंग में तो लेसन प्लान बनते थे, तो मतलब जो पाठ्य सामग्री है उसको इस तरीके से बच्चों के सामने रखा जाता था। हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं, यानी प्रस्तावना कौशल जो हमारा था उससे संबंधित क्या करते थे, कुछ प्रश्नों को पूछते थे जो उनकी निजी जिंदगी से संबंधित होते थे। जैसे कि हमने पूछा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो किसी ने साइकिल बताया, किसी ने हेलीकॉप्टर, किसी ने शिप बताई, तो किसी ने कुछ बताया, ट्रेन बताई, है। तो ये सारी चीजें बताई, तो हमने क्या किया, उनको उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट किया, तो हर बच्चा एक्टिव हो गया, है ना। फिर हमने कहा कि एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं, ये जो रेल है, कार है, ट्रक है, आपने बताया इनको कहते क्या है, तो बच्चों में एक भाई बात तो ठीक है कि इनको क्या कहते होंगे, तो बच्चा जानने के लिए बच्चे में एक लालसा जागी। तो क्या है, पाठ्य सामग्री का संगठन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि हम सरल से कठिन की तरफ लेके जाए, ना कि डायरेक्ट उनसे पूछ ले कि कितने स्थल होते हैं, जाते जाते टीचर की तरह चलो बताओ कितने स्थल होते हैं, कितने स्थल होते हैं बताओ। तो क्या है, हम कितने स्थल होते हैं, मैं टीचर हूँ, ये वो, कोई शोर नहीं मचाएगा, सिर्फ मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, चलो खड़े हो जाओ, और किसी का मुंह से आवाज कैसे आ रही है, तो बच्चे डर जाएंगे। आपको उनके साथ उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी और ना कि आप एक टीचर की तरह बिहेव करें, बल्कि उनसे उनके पेरेंट्स की तरह बिहेव करें, एक माता पिता की तरह उनको ट्रीट करना है जो बच्चे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के टीचर हो। हालांकि जो हायर एजुकेशन है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें बच्चों को समझना हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे भी आपको पेरेंट्स की तरह रहना है कि आप जैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जस्ट वैसा ही उनके साथ बिहेव करना है, बच्चों को मारना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, क्योंकि बच्चा समझेगा ये तो 100% श्योर है। तो क्या है, पाठ्य सामग्री को इस तरीके से बताना है कि बच्चे क्या करें, सीखने के लिए ललायत हो जाए, यानी सरल से कठिन की तरफ लेके जाएंगे। हम पहले उन्हें छोटी छोटी चीजों को बताएंगे और फिर हम उन्हें बड़ी चीजों को बताएंगे और उसके साथ साथ उनका अभ्यास कराते चलेंगे, जिससे कि आगे क्या है उन्हें दिक्कत ना हो, वो चीजों को अपनी जो सामाजिक जीवन उनका जो रियल लाइफ है वो कनेक्ट कर पाएंगे और जिससे कि पठार के लेवल नहीं बनेगी, पठार का जो स्थिति है वो नहीं बनेगी और लगातार आगे वो ज्ञान का संग्रहण करते जाएंगे। ठीक, अगर हम कार्य में परिवर्तन की बात करें तो अगर जो शिक्षक है वो अपने जो काम है वो कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि छात्र निष्क्रिय हो रहे हैं, तो क्या है, अलग विधियों का प्रयोग कर सकता है, आपस में ग्रुप डिवाइड कर सकता है, किसी एक टॉपिक को दे सकता है डिस्कस करने के लिए, है ना, फिर एक प्रोजेक्ट दे सकता है करने के लिए, किसी काम को करने के लिए दे सकता है, तो बच्चे उसमें क्या है, ग्रुप स्टडी नहीं होती है तो वो भी करा सकता है, छोटे छोटे समूहों में पठन करा सकता है। तो अगर बच्चा क्या है खुद से सक्रिय है तो वो अच्छा सीखेगा। कार्य में परिवर्तन से मतलब ये है कि अगर वो किसी विषय को
पढ़ा रहा है जो शिक्षक है, तो क्या करें, अगर उसे लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो कहने लगे कि चलो आज एक कहानी सुनाएंगे, तो बच्चे क्या है अचानक से क्या है सक्रिय हो जाएंगे कि अरे आज मैम हमारी कहानी सुनानी, अभी तक इतना बोरिंग पीरियड चल रहा था। तो क्या है बच्चे सोचेंगे यार ये अभी तक तो इतना बोरिंग पढ़ा रहे, तभी ये कहानी कहाँ से सुनाने लगे या सुनाने लगे है। तो क्या है बच्चे अचानक से सुनने लगेंगे ना, तो उनका क्या ध्यान क्या होगा, आपकी तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो आप किसी ऐसी कहानी को सुनाएं जो आपकी विषय वस्तु से संबंधित हो। धीरे धीरे करके आपको वापस से उस कहानी के जरिए उस विषय वस्तु से बच्चों को जोड़ना है, जिससे कि बच्चे क्या है बच्चों को समझ में आ जाए। मतलब उदाहरण इस तरीके से दे रहे हैं कि उन्हें ऐसा भी ना लगे कि उन्हें रियल लाइफ से कनेक्टेड भी लगे और उन्हें मजा भी आए कहानी सुनने में, और उनकी जो विषय वस्तु यानी जो सामग्री आप उन्हें बताना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंच जाए। पढ़ने का क्या मतलब है कि उन्हें रटवाना नहीं है, उन्हें सिर्फ उनकी जीवन की जानकारियों को पहुंचाना है उन तक, तो वो पहुंच जाए। ठीक है, तो जिससे कि पठार की स्थिति नहीं बनेगी, जब वो उचित प्रकार से सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्या है विश्राम। अब अगर हम विश्राम की बात करें तो भाई लगातार सीखेंगे तो वो थकने लगेंगे। तो एक शिक्षक का काम ये है कि अगर वो देखे कि छात्र बहुत समय से पढ़ रहे हैं, आप जैसे स्टार्टिंग में पढ़ाया नहीं बच्चों को और एग्जाम के टाइम पे कह रहे हैं कि चलो भैया आ जाना 8 घंटे पढ़ाएंगे, तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे करके पूरे साल पढ़ता है, तब जाके वो कहीं लास्ट में पेपर दे पाता है। अब आप साल भर का खाना एक साथ नहीं खा सकते, उसी प्रकार आप साल भर का एक साथ नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तब हम लास्ट में अच्छा कर पाएंगे, और जब हम उसका प्रयास करते रहेंगे तो हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो क्या है विश्राम की आवश्यकता होती है। अगर आपने बच्चे को लगातार 8 घंटे पढ़ा दिया, कुछ नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं सीखेगा, जितना सीखा वो भी खा जाएगा, है ना। तो क्या है बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना है, और अगर उसे लगता है, आपको लगता है कि बच्चा थक गया है, तो क्या है 10-15 मिनट का उसको ब्रेक देना है, बल्कि उसके साथ थोड़ी बातचीत कर लेनी है ना। ऐसा नहीं है कि खाली मैं टीचर हूँ करके पढ़ाना है कि चलो भैया आज खाली ये जो पढ़ाया जाएगा, अपना पढ़ाया निकले, इतना टाइम है, इतना ये है, इससे पहले मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। अगर बच्चे ट्रस्ट भी ले रहे हैं तो कुछ समय उनके साथ बातचीत भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औपचारिक शिक्षा देना ही आपका संबंध है, मतलब आपका फर्स्ट सिर्फ औपचारिक शिक्षा को देना है, नहीं, उन्हें शिष्टाचार सिखाना, उन्हें नैतिकता सिखाना भी आपका फर्ज है। तो आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो उन्हें नैतिकता सिखा सके, है ना, उनके विचारों के आचरण को अच्छा कर सके, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। कुछ समय हटा सकते हैं, उन्हें आपस में डिस्कशन करने के लिए दे सकते हैं। तो क्या होगा, जिससे कि वो कुछ क्षण जो है क्या करेंगे, विश्राम की अवस्था में रहेंगे, मतलब कुछ समय वो फ्री हो सकेंगे पढ़ाई से। उन्हें ऐसा लगेगा कि पढ़ना नहीं है, तो क्या है बातचीत करेंगे, उसके बाद से फिर से दोबारा आप अपनी विषय वस्तु को या सामग्री को वापस से शुरू कर सकते हैं। तो क्या है माइंड फ्रेश होगा, तो बच्चे फिर से सीखना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पढ़ाई की स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर शिक्षक द्वारा कुछ प्रयास किए जाते हैं, 15-15 मिनट के गैप पे या आधा घंटा दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया, फिर 4 घंटे पढ़ाया, फिर 15 मिनट का ब्रेक दे दिया, तो बच्चे क्या है उससे अच्छा भी सीखेंगे और पढ़ाई की स्थिति नहीं बनेगी। तो हमने आज देखा कि अध्ययन में जो पठार बनते हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने पढ़ा कि अधिगम के